नमस्कार मैं राजू सिंह सोलंकी। मेरे साथ हैं जयदीप मलिक। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ है, उसमें से 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी ने जीती हैं। दोनों को बराबर सीटें मिली हैं। अब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, 90 सीटें हैं। कांटे की टक्कर रहने वाली है, कड़ा मुकाबला होने वाला है। हम जयदीप जो हरियाणा के रहने वाले हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पे, से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की, फिर हम बात करेंगे विधानसभा की। लोकसभा में 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। बीजेपी की पिछली बार 10 थी, कहां बीजेपी गच्चा खा गई, 5 सीट लूज करनी पड़ी। सबसे बड़ा मुद्दा वही था कि जो आपने देखा होगा तो 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ। जी, मतलब किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा वही था। आपने देखा भी होगा जो बीजेपी के नेता या जेजेपी जो उनके साथ अलायंस में थे जी, वो गांव में जा रहे थे तो उनको बॉयकॉट किया जा रहा था, खासकर किसान कम्युनिटी द्वारा। और उनके साथ मतलब उनसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ थे जब हमारे किसानों के साथ मतलब ये व्यवहार किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, केस लगाए जा रहे थे। दूसरा मुद्दा अग्निवीर का था। अग्निवीर अच्छा जी, अग्निवीर। क्योंकि हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में जो जी आर्मी की जो टोटल संख्या होती है, जी, टोटल रिक्रूटमेंट होती है, उसमें से 10 से 11% अच्छा आर्मी, ओहो 10 से 11% आर्मी में। जी, हरियाणा के लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं। वेरी वो गुड हट्टे कट्टे हरियाणा के, वो सुना होगा जी। तो ये अग्निवीर के कारण युवा काफी हताश और निराश थे। एक तो युवा के साथ ये हुआ, प्लस उनके पिताजी मतलब किसान के साथ मतलब गलत हुआ। तो ये दो जो मैं ऐसा मानता हूँ दो बड़े मुद्दे थे, और असलियत भी यही है, ये सबसे बड़े ये दो मुद्दे थे। असली बड़े तो मुद्दे थे, 5 कैसे जीत गई बीजेपी? वो तो बीजेपी, बात क्या है कि जो आपको पता है कि सेंटर में की लीडरशिप देख के 5 भी इसलिए जीती है क्योंकि सेंटर में मोदी है। मोदी को आज भी कहीं ना कहीं लोग हैं वो चाहते तो हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद है, बीजेपी जीत लिया। दिल्ली के पास गुड़गांव है, जीत लिया। ये 2 मतलब बड़े फैक्टर थे। कितनी बेईमानी। 10 सीटें थी, 10 में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग सीटें थी बीजेपी को, जिसको माना जा रहा था पहले से तय था कि ये सीटें बीजेपी नहीं हारेगी। एक करनाल थी, एक गुड़गांव और फरीदाबाद, ये 3 सीटें थी। अच्छा, करनाल भी बीजेपी की थी, पक्की थी ये, क्योंकि यहाँ बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट रही है। पिछली बार संजय भाटिया, पानीपत भी नहीं, पानीपत करनाल में आता है। करनाल में आता है, उसमें करनाल आता है कुछ मतलब उसमें आता है पानीपत में। दूसरी गुड़गांव और फरीदाबाद जी। अच्छा, जो बीजेपी की सीट मानी जाती थी पहले से, ये बीजेपी की सीट होती है। उसमें अहिरवाल बेल्ट होती है, प्लस शहरी क्षेत्र पूरा वो ज्यादा होता है जी। तो उस कारण शहरों में बीजेपी का वोट ज्यादा होता है। तो ये 3 सीट उनकी सेफ मानी जा रही थी जी। और हुआ भी वही। ये 3 तो सीट उन्होंने जीती। करनाल जीत ली उन्होंने। हाँ, करनाल उन्होंने मनोहर खट्टर ना पूर्व सीएम जीती, ओहो एक्स सीएम। तो उन्होंने करनाल जीती उन्होंने। युवा नेता, कांग्रेस के युवा नेता जो दिवंशी बुद्धू राजा थे, कांग्रेस से दिखाना चाहती थी कि हमारा एक नौजवान लड़का भी हरा सकता है। कितना अंतर रहा है वोट जीतने में? वोट का आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी बड़े मार्जिन, 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं होती है सीएम के लिए, वैसे उससे ज्यादा मुझे कोई ध्यान नहीं है, लेकिन वो सेफ सीट थी इनकी और जीत गए हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ बीजेपी एक कुरुक्षेत्र की सीट जीती है। वो जीतने कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे बता दें, कुरुक्षेत्र ये सीट है, जो कुरुक्षेत्र वाली सीट है, ये शायद आम आदमी पार्टी पे थी। ये इंडिया अलायंस के तहत आप पे थी। ये हमारी आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को दी गई थी, जो राज्यसभा मेंबर थे, उनको वहां पे भेजा गया था। तो उनको दी गई थी, लेकिन उनको यहाँ से हार का सामना तो यहाँ पे ये करके बीजेपी जीती यहाँ पे भी। हालांकि उनकी हार मात्र 30,000 वोटों से हुई है। मात्र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां से आईएनएलडी के जो इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला वहां से चुनाव लड़े थे, और वो 80,000 वोट ले गए थे। करीब 80,000 वोट, मतलब 80,000 वोट ले गए थे। वो जीते कितने थे? 42 से नहीं जीते। जो नवीन जिंदल थे वो 30,000 थे। 30,000 जीते, बताइए। 30,000 से जीते ये, 50,000 वोटों का यही मतलब इनका हेराफेरी हो रही है। तो 30,000 29,30,000 ही जीते। मतलब माना ऐसा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो ये अभय चौटाला है, इन्होंने मतलब कांग्रेस का वोट काटा, मतलब इंडिया अलायंस का वोट। अच्छा, अलायंस का वोट काट करके बीजेपी की झोली में सीट डाल दी। क्योंकि जो जाट नेता हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने मुद्दा भी बना था कि मैं किसानों के आंदोलन में आए भी थे। यहाँ पे मैं कई बार गया था, यहाँ पे आंदोलन में आए थे वो। हाँ, तो इस कारण उन्होंने अपना मुद्दा बनाया था और जाट वोट भी उन्होंने काटे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने किया, उसका हार का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। प्लस अब हारने के बाद ये भी कुछ खबरें आ रही है कि ये भी महेंद्रगढ़ वाली ये भी सीट बीजेपी जीती है। हाँ, ये शहर है, क्या है इसमें, क्या है ये सीट? सबसे इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा विस्तार से, क्योंकि ये सीट चर्चा में कल भी आपने देखा हो, किरण चौधरी का नाम सुना होगा, जो बंसीलाल बंसीलाल परिवार का। जी जी। तो वहां से उन्होंने इस्तीफा देके मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया कल ही।
उसका रीजन सबसे दोनों बड़ा बेटी माँ बेटी दोनों ने किया है। हाँ, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी। किरण चौधरी और इसका रीजन सबसे बड़ा था कि किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए भिवानी महेंद्र की टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने, हुड्डा ग्रुप ने या कांग्रेस की लीडरशिप ने, कुछ भी मान सकते हैं आप, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया राव दान सिंह को, जो महेंद्रगढ़ से हरियाणा विधानसभा में एमएलए थे और हुड्डा खेमे के करीबी माने जाते हैं, और उनको ये टिकट दिया। लेकिन वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है किरण चौधरी को, क्योंकि किरण चौधरी को टिकट नहीं मिली तो नाराज होगी, और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि राव दान कहीं ना कहीं यहाँ से हार जाए। उसके बाद उनकी नाराजगी के कारण मतलब वो सेंटर की लीडरशिप से मिलना चाहती थी, नहीं टाइम मिला। ये समस्या कांग्रेस से बहुत जबरदस्त है। कहीं देखा होगा हरियाणा में पहले भी एक थे, वो भी मिलना चाहते थे राज्यसभा टिकट के लिए, मैं राहुल गांधी से मिलूंगा तब वोट दूंगा, ध्यान होगा आपको। हाँ, तब भी ऐसे रहा था। वो चलता रहता है, वो पावर का टसल होता है। किसी भी स्टेट में कुर्सी एक ही होती है, सबको चाहिए। आज हुड्डा का जमाना है तो कहीं बंशीलाल का जमाना होता रहा था, कभी देवीलाल का जमाना था, भजनलाल का जमाना था, जब सबको लाइन पर लगा रहा। तो ऐसा होता रहता है टाइम बाय टाइम। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही था इनका, सेंट्रल इन्होंने मतलब विश्वासघात किया है। जो राज्यसभा चुनाव था उसमें भी ऐसा माना जा रहा था कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी को, मतलब हालांकि खुल के खब बात नहीं आई थी। जो अजय मक्कन जी आई थिंक आ रहे थे, तो उनको भी रीजन माना जा रहा था। तो लेकिन आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि भिवानी महेंद्रगढ़ इन्होंने छोड़ दी कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि धर्मवीर सिंह भी बीजेपी में, किरण चौधरी बीजेपी में है। और विधायक की सीट कितनी यहाँ पे? करीब 8-7-8 सीट होंगी। 9 सीट है, विधानसभा में 9 होती है, 9 करीब है। तो यहाँ से तो शाम से वो एमएलए रहती है, कई 4 बार के एमएलए हैं। तो वैसे उनके पूरे परिवार की बात करें तो 15 से 20 बार मतलब एमएलए एमपी रह चुके हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, या तो शाम से आप मान सकते हो। तो ये अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ये था बीजेपी का 5 सीटों लोकसभा का। अब बात करेंगे बीजेपी 5 से हारी कैसे। सिरसा की बात करते हैं। सिरसा से वो उनकी हार सीट मतलब मानी जा रही थी। तंवर जो पहले कभी कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी चले गए, फिर बीजेपी में चले गए। हाँ, आपने सही बात करी। अशोक तंवर जो हरियाणा का पलटूराम या नीतीश कुमार आप कह सकते हैं जिसको, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे, इंडियन यूथ को कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एनएसयूए में थे। शादी सोनिया गांधी ने कराई थी उसकी भाई। तो अशोक तंवर को नेता बनाने में सबसे बड़ा हाथ मतलब कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, गांधी परिवार का था। उसके बाद उनको 2009 में वे 2009 से 14 तक कांग्रेस की टिकट से सिरसा से सांसद भी रहे। उसके बाद 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 2019 तक वो रहे। लेकिन 2019 में वही अंदरूनी मामले के कारण उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उनको बीजेपी ने अपने यहाँ से उम्मीदवार बना था। मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए गैप लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टीएमसी 2021 में टीएमसी भी गए थे, टीएमसी की हवा चली तो टीएमसी में चले गए। 4 महीने बाद आम आदमी पार्टी हवा चली, आम आदमी में आ गए। पंजाब में जीत जाती है, दिल्ली में तो उनकी सरकार थी, तो लोगों के मन में ये हुआ कि अब तो हरियाणा तो बीच में है, तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी आएगी। तो भाई साहब वहां चले गए। अब वहां पे कुछ नहीं दिखा, केजरीवाल जेल में चले गए, मामला ठंडा पड़ा आम आदमी पार्टी का। तो उनको लगा बीजेपी में हवा है, कुछ वहां जीता जाएगा, तो वहां गए। बीजेपी में यहाँ पे कांग्रेस जीती है भले, और वो कांग्रेस के नेता बीजेपी से चुनाव लड़े, हारी कैसे बीजेपी? तो इसलिए मैं उसको अशोक तंवर को नीतीश कुमार बोला, वो गलत कर रहे हैं मेरे अनुसार। आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दीन है जिस बात करेंगे। बागपत के सांसद है जो 64 साल मतलब पार्टी दिया सांसद बन गए, वो होना चाहिए। नहीं, एक पार्टी बदल सकते हो आप, वो तो वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह जो उससे बात करेंगे, अगली बार आएंगे। लेकिन सिरसा की टिकट मतलब सीटें कांग्रेस ने इसलिए जीती क्योंकि वहां से कुमारी चल जाती है, दिग्गज नेता मानी जाती है, कांग्रेस की दिग्गज नेता है। टिकट थी, प्लस एससी वोट ज्यादा होती है, शेड्यूल कास्ट मतलब रिजर्व कैटेगरी सीट होती है, किसान ज्यादा होते हैं, किसान बेल्ट है वहां पे जी। तो वो सबसे बड़ा रीजन था। एक तो किसान साथ में हो गए, जाट कम्युनिटी साथ में होगी कांग्रेस के, प्लस हुड्डा का खुद भी मतलब हुड्डा तो उसके साथ नहीं रहे थे शायद, हुड्डा उसके एंटी होते हैं, मतलब वो एसआर के ग्रुप था जिसमें किरण चौधरी कल अलग होगी, ग्रुप का क्या होगा पता नहीं मुझे। तो लेकिन गुटबाजी चलती है, वो जीत गई वो। हाँ, लेकिन सिरसा से कुमारी शैलजा की जीत हुई। हिसार की बात करते हैं। हिसार से बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए, सोच तो ये नाम चल रहा था कैप्टन और कुलदीप बिश्नोई का, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, चौटाला को दे दिया। चौटाला को जो रणजीत सिंह चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई है, उनको टिकट दिया बीजेपी ने जी। जो सिटिंग एमएलए भी थे तो उनको यहाँ से टिकट दिया। टिकट इसलिए दिया क्योंकि वो हुड्डा उसको मनोहर लाल खट्टर के करीबी माना जाता है। एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं, जितनी भी बीजेपी ने टिकट बांटी है, वो सारी की सारी खट्टर के कहने में बांटी है।
तो हार का या जीत का कारण सबसे बड़ा उनको माना जाए, क्योंकि उनके कहने पर टिकट दिए। इवन जो सीएम नायब सैनिक बना है वो भी इसलिए बना क्योंकि खट्टर के करीबी थे। तो उन्होंने रणजीत सिंह चौटाला को बीजेपी ने टिकट दिया। कांग्रेस की तरफ से जेपी जयप्रकाश को वहां से टिकट दिया, वो जो हुड्डा के काफी करीबी माने जाते हैं, और वहां से मतलब किस समाज से वो जाट ही आई थिंक सारण। चलिए खैर कोई नहीं। बात आती है सोनीपत और रोहतक की। सोनीपत की बात करेंगे, रोहतक लास्ट में करेंगे। रोहतक में ये बड़ी सीट है, ये बड़ी फेमस सीट है, मेहम 24 इसी में आती है। तो सोनीपत की टिकट से मतलब सोनीपत की सीट से बीजेपी ने मोहनलाल बडोली को टिकट दिया था। 2022 से सिटिंग एमएलए थे। चर्चा में नाम योगेश्वर दत्त का भी था, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, योगेश्वर दत्त जो पहलवान रहे तो उनको भी उनका नाम आगे चल रहा था कि सोनीपत से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने यहाँ से कई नामों पर चर्चा की, लेकिन अंत में ब्राह्मण उम्मीदवार के खिलाफ ब्राह्मण को ही उतारना उन्होंने पसंद किया, और उनको सतपाल ब्रह्मचारी को उन्होंने। सतपाल ब्रह्मचारी की थोड़ी पृष्ठभूमि बताएंगे आप? पृष्ठभूमि वैसे तो हरियाणा में जन्म हुआ था, ऐसा मैंने सुनने में आया है, और वो हरिद्वार में मेयर रहे, वहां से चुनाव लड़ा कांग्रेस। हरिद्वार की राजनीति की उन्होंने। लेकिन तो बाहर से माना जाता है उनको, ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस की लहर मानो या जो भी है, लेकिन उन्होंने वहां से जीत लिया है। सोनीपत जीत लिया, कांग्रेस ने जीत लिया है। और बात आती है रोहतक की, हुड्डा का बेटा। तो रोहतक की सीट सबसे हॉट सीट है रोहतक। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी व्हाइट कर लेते हैं जी। ये रोहतक सीट है, ये वाली सबसे हॉट सीट है रोहतक। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा आप। तो रोहतक की सीट जैसा कि आपने बताया हॉट सीट है, इसको सबसे सेफ सीट माना जाता कांग्रेस के लिए, क्योंकि हुड्डा पिछली बार हार गए थे वो। पिछली बार हुड्डा का बेटा, वो तो रीजन था 2014 में अकेली भी कांग्रेस जीती थी इसको। कांग्रेस 2014 में शायद याद होगा, बाकी 9 बीजेपी जीती थी, यही था ना। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो हारने का बाद 2019 में तो मामला पुलवामा के कारण 2019 में बड़े बड़े दादे हार गए थे। 10 सीटें जीत गई थी बीजेपी, लेकिन वहां भी हार का कारण 7,503 7,000 वोटों से, 7,000 वोटों से ज्यादा। और वो भी ये भी मतलब उसपे आरोप लगे थे कि सुबह उसको मतलब डिक्लेयर किया गया था अगले दिन। अच्छा, उसमें कुछ धांधली हुई थी, मतलब वो गिनने में ऐसा मतलब बोला। चलिए कह रहे सर नहीं कह सकते, चुनाव आयोग तो ऐसा था। तो अब की बार उसको सेफ सीट माना जा रहा था, और कांग्रेस ने मतलब दिग्विजय हुड्डा ने एक तरफ उसको जीता है। अरविंद शर्मा को बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया था, उनको हार मिली है। और अम्बाला जो रिजर्व कैटेगरी, ये एक और सीट रह जाती है लास्ट में। अम्बाला ये मतलब पंजाब से लगी हुई सीट है। हाँ, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, हिमाचल से। अच्छा, तो ये लगती है। और यूपी से भी, हाँ, उत्तराखंड से भी जी। तो ये सीट है यहाँ, ये रिजर्व कैटेगरी की होती है। यहाँ से कुमारी शैलजा भी पहले सांसद रही है 2 बार, पहले रही यहाँ से। हाँ। तो कुमारी शैलजा को बोला जा रहा था तो अम्बाला से लेंगे या सिरसा से लेंगे, लेकिन उन्होंने सिरसा चुना। लेकिन अब की बार उनको वरुण मौलाना को, वरुण चौधरी, हाँ, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। जो वरुण चौधरी की थोड़ी पृष्ठभूमि फूलचंद मौलाना के बेटे हैं, जो हरियाणा कांग्रेस में बड़े नेता रहे। अच्छा, बड़े नेता रहे। तो वैसे एमपी भी थे, एमएलए भी थे हरियाणा विधानसभा में। तो अच्छी छवि बताई, अच्छे मतलब उसकी छवि बताई जाती थी, इसी कारण कांग्रेस को। तो दोनों सीट का मतलब ऐसी सीट है जो कांग्रेस ने जीती है, दोनों कांग्रेस ने जीती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की वोट में कहीं ना कहीं पहले से बढ़ा है हरियाणा, बड़ा है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो बोलते हैं कि जाट नॉन जाट की राजनीति होती है। अगर नॉन जाट अगर बीजेपी को सारा ही नॉन जाट वोट देता तो फिर एससी की सीट तो बीजेपी को जाती। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों सीटें रिजर्व सीट है जो कांग्रेस जीती है, उसमें जाट नॉन जाट का जो मामला है वो कहाँ तो सबसे ज्यादा जाट का जो 28% जाट का मामला उठाया था योगेंद्र यादव ने उठाया था। घर घर और दुनिया भर प्रचार किया था उसने, और आज वही जाकर के उनके शरण में अच्छा भी हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? तुम अवसरवाद कह सकते हो आप। किरण चौधरी कल देख लो, मतलब जिस परिवार को हर वो पद मिला, हर वो ओहदा मिला, जिसको जो मतलब दिया जा सकता है, मिल सकता है देश के, मतलब पूरी सम्मान रखा। हाँ, फिर भी इतने सम्मान के उसके बाद भी मतलब अब छोड़ दी पार्टी। अब आम आदमी क्यों ना टिकट दिया जाए? अब भिवानी की टिकट से, भिवानी महेंद्रगढ़ से हर बार जाट जीतता है, तो आहिर क्यों नहीं जीत सकता? सही बात। क्या सिर्फ वोट देने के लिए? बात चौधरी वीरेंद्र की रहेगी, जो मतलब बहुत बड़े परिवार से लिंक रखते हैं वो। तो उसके बारे में मतलब बीजेपी छोड़े कांग्रेस बीजेपी में गए। वो इसलिए आए थे क्योंकि बीजेपी ने हिसार से उनको उसके बेटे को ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देने से साफ साफ मना कर दिया था बीजेपी ने कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। उन्होंने फिर सोचा कि कोई ना मैं कांग्रेस से ले लूंगा। अपने बाप दादाओं की दुकान बना रखी है, लोगों की मतलब जिंदगियों से, जनभावना से कोई मतलब नहीं है कि अब मतलब होता था डेली क्यों बदलते। पहले तो बीजेपी में चलेगा, आज वहां पे आ गए, यहाँ नहीं टिकट मिली तो अब कहाँ जाएंगे? एमएलए के लड़ेंगे ना, एमएलए के लड़ेंगे, लेकिन हम आम आदमी का क्या होगा?
ये बीरेंद्र सिंह वही है। देखिए मैं किसी को पर्सनल कमेंट कर रहा, लेकिन वो पब्लिकली हमारे ऊपर शासन कर सत्ता का राज कर रहे हैं। वो आईलेट्स के सेंटर खुलवाता है जींद एरिया में। वो क्या बोलता है आईलेट्स, मतलब जो इंग्लिश कोचिंग जो होते हैं ना, मतलब अच्छा विदेशों में जा जाता है टेस्ट क्लियर करके। ओ अच्छा, उनके वो बंदा और राजनीति में शासन कर रहा है, राज कर रहा है। वो आईलेट्स के सेंटर खुलवा रहा है कि आप यहाँ से टेस्ट क्लियर करो, विदेश में जाओ। ऐसे नेताओं को, आदमियों को डूब के मर जाना चाहिए जो आपकी वोट लेके अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, फ्री में जा रहा है। देखो ये तो पंजाब में बहुत चलन चल रहा है कि नहीं क्यों चल रहा है, कहीं पे आग लगी है, पड़ोस के आग लग रही है, तो तुम्हारे लायक क्यों 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 लगेगी। तो ये हरियाणा की देखिए 10 सीटें हैं, 7 लिखे हुई है। उसी साथ देख सकते हैं कांग्रेस की है 1 2 3 4 5, और ये 5 बीजेपी की है। रिजर्व सीट दोनों कांग्रेस के खाते में गई है, और बाकी जो शहरी एरिया की सीट है वो बीजेपी खाते में गई है। खासतौर पर जो दिल्ली के आसपास की सीट है बीजेपी खाते में गई है, ये लगता है। तो ये पूरी राजनीति थी, चाहे विजेंद्र कांग्रेस में चाहे चले जाए या भिवाड़ी से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्री चौधरी बीजेपी में चले जाए। आम जनता की बात आती है, आम जनता वही परिवार चुनाव लड़ते रहेंगे, वही जीतते रहेंगे, तो आम जनता का नंबर कब आएगा, इसमें चर्चा करने वाले थे आप। आम जनता कैसे चुनाव लड़ेगी और कैसे जीतेगी, उस पर मतलब थोड़ी सी प्रकाश डाले, फिर हम विधानसभा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप मतलब आम आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन आपको पता है राजनीति को एक मतलब जो गंदी राजनीति बोला, गंदी राजनीति है। एक तो मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि कौन लोग है जो ऐसा बोलते हैं कि गंदी राजनीति है, उनका नाम बताओ ना। ये लोग जो नेता होते हैं वो खुद ऐसा मतलब एजेंडा चलाते हैं ताकि युवा इसे डाइवर्ट हो जाए राजनीति में। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारी दुकान चलेगी ना फिर, अगर वो आगे तुम। मैं बताऊं आपको 2-3 बड़े अच्छे प्रोफेसर आप जानते होंगे जो तैयारी कराते हैं, नाम लेना पता नहीं ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे एक तो ओझा सर, सुना होगा आपने, और अवध ओझा। दूसरे हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। वो साफ साफ कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गंदे राज करेंगे ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, ये परिवार बीरेंद्र सिंह नाम नहीं किसी का, मैं नाम लूंगा ना, मैं लूंगा ना, आप मत लो, मैं लूंगा। मैं हरियाणा का लड़का हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। मैं तो पूछना चाहता हूँ नेताओं से, हमारी वोट लेके जाते हैं, रोजगार कहाँ गया, हमारा हक कहाँ गया, रोजगार पूरी वीडियो एमएसपी कहाँ गया जी। हम तो पूछेंगे ना, आप चलो मान सकते हैं मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सवाल पूछेंगे। और लोकतंत्र में तो हक होता है जनता का, वोटर का सवाल पूछना। तो मैं ये परिवारों से पूछता हूँ सवाल। यूं बीजेपी का तो हमने देखा 10 साल से। हाँ, इसी पे आ रहा हूँ। देखिए मैं दोबारा फिर बता दूं आपको। परिवार आता है, पहला परिवार चौटाला परिवार, चौटाला और देवीलाल, और देवीलाल कर सकते हो। हाँ, देवीलाल परिवार, भजनलाल, रुक जाओ, देवीलाल। नंबर 2 पर भजनलाल परिवार, भजनलाल परिवार। नंबर 3 पर बंसीलाल परिवार, बंसीलाल परिवार। अब आ गया हुड्डा, है ना जी, चौथा हुड्डा मान सकते हैं, हुड्डा परिवार। तो क्या यही परिवारों के आसपास राजनीति घूमी है? देखिए जैसे देवीलाल का नाम, देवीलाल अच्छे आदमी थे, उन्होंने अच्छा काम किया। हरियाणा में पेंशन सबसे बड़े बुढ़ापा पेंशन उन्होंने बनाई। उसकी नहीं, देवीलाल की बता दूं आप, साथ पता गाँव को रोड भी उन्होंने पहुंचाई। नहीं, वो सारे मैं मानता हूँ, वास्तव में काम किया, जमीन पे काम किया देवीलाल ने। हरियाणा का मसीहा, जैसे महात्मा गांधी को इंडिया का मसीहा, देश का मसीहा माना जाता है, उसी तरह देवीलाल को, और उसको मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे नेता नहीं होने, वो अलग ही चीज थी। ऐसे ही भजनलाल बंसीलाल थे, उन्होंने काम किए, वो जमाने कुछ और थे, लेकिन उनके नाम पर आज तक उनका परिवार 50-40 साल में रहता, पोता पड़पोता वो राजनीति कर रहे, चौथी 5वीं पीढ़ी आ गई। वो बोल रहे हैं कि मुझे वोट देना क्योंकि मैं देवलाल का पोता हूँ, बंसीलाल का पोता हूँ, भतीजा हूँ, पता नहीं क्या क्या। तो ये कब तक चलेगा? अब वोट ले रहे हो उनके नाम पे, तो काम भी तो करो। जैसे आम आदमी का नंबर कब आएगा राजनीति में आने का? अच्छे स्वच्छ छवि वाले लोगों का नंबर वैसे ही अब चल ठीक है, हुड्डा साहब 10 साल सीएम रहे, काम किए, लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए रोहतक ये वाली सीट है, जो रोहतक से बेटा दूसरी बार है, नहीं तीसरी चौथी बार बना है, अब की बार सांसद हो। लेकिन राज्यसभा में था एक बार, बीच में राज्यसभा था 2020 में उनको बना था, 2019 में हार गए। तो उनका बेटा 1 साल बेरोजगार रहा था, उनको ये बात पची नहीं, अपने बेटे को राज्यसभा में भेजा। अब 2024 में राज्यसभा के 2 साल बचे थे, वो 2 साल बर्बाद किए, राज्यसभा की सीट छोड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ाया। क्यों लड़ाया भाई? आम आदमी का बेटा क्यों जाए? ये परिवारों की लड़ाई है। आम आदमी नंबर कब आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि आम आदमी का जो पढ़ा लिखा बच्चा है, नया नहीं, आम कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं था जो रोहतक से चुनाव लड़ सकता था, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी वहां पे एमपी है, राज्यसभा एमपी है, तो किसी और की दाल नहीं गलेगी। ये तो बड़े है ना, ये वो कहते हैं बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं। कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपने बेटा क्षेत्र बांट लिए। ये हुड्डा का परिवार का हो गया, ये उस परिवार का होगा, इस परिवार का होगा, इस परिवार का हो गया, मतलब ये
परिवार का हो गया, उस परिवार सब बांट लिए, क्षेत्र बांट लिए हरियाणा नहीं, में। हुड्डा का बेटा तो राज्यसभा छोड़ के आएगा, दूसरी बार MP बनेगा रोहतक से, लेकिन किरण चौधरी की बेटी को 10 साल से बेरोजगार, उसको टिकट नहीं मिलेगी, क्यों ना रोजो किरण चौधरी, या तो बराबर ही हो। चल ठीक है, राजनीति है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो ये देश के हरियाणा के युवाओं से या हरियाणा के वोटर से पूछ रहा हूँ कि कब तक इनके बहकाव में आते रहोगे। आप अपनी वोट का मतलब यूज, अधिकार का यूज करो, आप कुछ चुनाव लड़ो, लोगों से फंडिंग करवाओ, लोगों से बात। मैं बता दूं फंडिंग की बात है, फिर हम उसका समरी करेंगे हरियाणा के लोकसभा चुनाव की, फिर विधानसभा चुनाव पर भी आना हमें कि अभी कुछ ऐसी सीटें हैं जो जनता ने चुनाव लड़ी है। जैसे आप अदरवाइज न देखिए तो अमेठी जो चुनाव है, अमेठी चुनाव हुआ है, जो किशोरीलाल शर्मा आम व्यक्ति था, वो पार्टी जुड़ा हुआ था, किंतु कार्यकर्ता आम था, वो जनता ने चुनाव लड़ाया उसको, उसका कांग्रेस से सपोर्ट था। ऐसे बागपत की बात करेंगे, मैं व्यक्तिगत में बागपत के सांसद से जो डॉक्टर संगमान है, वो उन्होंने घर बार छोड़ दिया था, उन्होंने एक छोटी सी कोठी में रहते थे और चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था उनपे, जीरो फंडिंग थी, जनता ने चुनाव लड़ाया है। जनता अच्छे लोगों को चुनती है, ऐसी बात नहीं है। और ये कहते हैं लोग जयंत चौधरी होते तो इतनी अच्छी चुनाव लड़ पाते जितना डॉक्टर संगमान लड़ रहे हैं। तो ये अपनी छवि होती है, पहचान होती है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छे लोग हैं इसमें, अच्छे लोग आने चाहिए, आने चाहिए। किसी कारण कम से कम थोड़ी बहुत मोरालिटी बची, नैतिकता बची, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम इन अच्छों को और बढ़ाना है। हाँ, अच्छे लोग और ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, ताकि तभी हमारा देश दो तीन लोग अभी और बढ़ने चाहिए, 10-20 लोग होंगे और बढ़ने चाहिए, तो वो है, ये अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे लास्ट में, हरियाणा में ये 10 सीट थी और हमने 10 का बता दिया, 5 ये बीजेपी की है, ये कांग्रेस की है, तो बाकी बीजेपी हारी क्यों बता दिया, कांग्रेस ने क्यों हारी ये बता दो छोटी संक्षिप्त में। भाई फरीदाबाद, गुड़गांव और ये भिवानी, करनाल और कुरुक्षेत्र बीजेपी कांग्रेस क्यों हारी, कुरुक्षेत्र छोड़ दो आम आदमी पार्टी को हुई। करनाल से वही था कि शहरी सीट, शहरी वोटर ज्यादा, करनाल में शहरी सीट थी, करनाल में पंजाबी ज्यादा होते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री थे वो, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनका अपना पंजाबी था, इसलिए थोड़ा रहा होगा। से होगा कुरुक्षेत्र का बता दिया, भिवानी मंदिरगढ़ से मैंने बताया कि हरवाया गया वहाँ पे, बिल्कुल सही बात। और फरीदाबाद गुड़गांव से वही शहरी इलाका है ये, इसलिए अहिवार बोलते हैं वहाँ पे, तो ज्यादातर मतलब बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। यहाँ पे गुड़गांव में मतलब यादव है, गुजर है, यहाँ पे गुजर है, तो ये मेन रीजन समाज से इसलिए जीते थे।